अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th की बायो का चैप्टर 8 न्यूट्रिशन, जिसमें हम डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने देखा था डाइजेशन इन ह्यूमन में सबसे पहले आ जाता है डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें डाइजेशन इन ओरल कैविटी, वहां से फिर फेरिंक्स और इसोफेगस और फिर डाइजेशन इन स्टमक और उसके बाद डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने देखा था कि सबसे पहले ये ओरल कैविटी जो है, जो हम खुराक लेते हैं, हमने मिसाल ली थी, एक निवाला बनाया था जिसमें रोटी के एक टुकड़े में हमने बीफ या मटन यानी गोश्त का कोई टुकड़ा रखकर खाया था। वहाँ पर ओरल कैविटी में कुछ एंजाइम्स मिलते हैं और दांतों से और ज़ुबान की मदद से ग्राइंडिंग होती है, और जो फूड का निवाला हमने लिया होता है वो पीस कर बोलस की फॉर्म बन जाता है। बोलस यहाँ से फिर, चूँकि ये एक स्मॉल और स्लिपरी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बन जाता है बोलस, तो ये फेरिंक्स और एसोफेगस से फिर स्लिप होकर स्टमक में जाता है। यहाँ पर इस बोलस में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है, चूँकि एमाइलेज जो है वो मुंह में अंदर जो स्लाइवरी ग्लैंड एमाइलेज पाया जाता है वो सिर्फ ख़ास पीएच पर कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है। उसके बाद फिर जब ये स्टमक में आता है तो स्टमक की पीएच एसिडिक हो जाती है, और यहाँ पर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट वो उसकी फैट्स की जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होती है। और फिर जब ये खुराक इसके अंदर मज़ीद एंजाइम्स मिलते हैं तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये मज़ीद डाइजेस्ट होकर काइम बनाती है। और ये काइम जो है, यहाँ पर खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में मुकम्मल डाइजेस्ट भी हो जाती है और एब्जॉर्ब भी हो जाती है। तो उसके बाद जो उसका रेजिड्यूल रह जाता है, जो बाकियात रह जाती हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती हैं। और तो आज हम लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे कि ये इसका डाइजेशन में क्या रोल है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन काम है उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड defecation. After the digested food product of our bite have been absorbed in blood, the remaining mass into large intestine. ये समझ लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। पहले पिछली वीडियो में बताया था कि ये फोल्डिंग में है, इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये फोल्डिंग में होती है। तो जब यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट करती है तो यहाँ पर ये समझ लें जंक्शन बनता है, जहाँ से छोटी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है लार्ज, तो ये टी शेप एक जंक्शन बना देता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो पाउच शेप स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो टी शेप स्ट्रक्चर है ये सीकम कहलाता है। ये पाउच शेप स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम द टी जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहले को हम कहते हैं सीकम, दूसरा जो है वो कोलोन,
और जो तीसरा है वो कहलाता है रेक्टम। कोलोन से वाटर एब्जॉर्ब होता है और जो रिमेनिंग मटेरियल, सॉलिड मटेरियल रह जाता है उसको हम फीसिस कहते हैं। यहाँ से कोलोन से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और जो सॉलिड मटेरियल यानी फीसिस जो है वो बन जाता है। और ये जो फीसिस है मेनली कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल। फीसिस जो है ये कंसिस्ट होता है अनडाइजेस्टेड फूड प्लस वाटर प्लस लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, sludge of cells of alimentary canal, bile pigments and plus bile pigments. Feces are temporarily stored in rectum, यानी सिकम से कोलोन में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और फेसिस बनता है। फेसिस जो है ये कंसिस्ट होता है अनडाइजेस्टेड फूड, वाटर, बैक्टीरिया और बाइल पिगमेंट्स पर। यहाँ से फिर ये जो फेसिस है ये टेम्परेरीली स्टोर होते हैं रेक्टम में, विच ओपन्स out through anus. Under normal conditions, when the rectum is filled with feces, it gives rise to reflex and anus is open. यानी हमारे दिमाग को ये पैगाम जाता है कि अब ये फेसिस जो है वो फिल हो गया है रेक्टम से, तो ये इस फेसिस को बाहर फेंकना है। तो छोटे बच्चों में ये जो रिफ्लेक्स है ये इतना ज़्यादा consciously inhibited in adults, but in infants it is controlled involuntarily. During growth, child learn to bring this reflex under voluntary control. बच्चों में ये इतना डेवलप नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो सीख जाते हैं और फिर रेक्टम से ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फेसिस है, ये बाहर फेंक दिए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।